सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर बोला गया है IUPAC नेम ऑफ, ये कंपाउंड दिए हुए हैं। तो बच्चों एक चीज ये बताइएगा, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लोएस्ट नंबर रूल लगाएंगे। तो लोएस्ट नंबर रूल किसे देंगे बच्चों, यहाँ पर इसे देंगे क्या, 1 2 3 4 5 और क्या बच्चों 6। अब यहाँ पर ये बच्चों कौन सा सब्स्टिट्यूट, ये है आपका क्या, इथाइल है, और ये कौन सा है, मिथाइल है। तो बच्चों ये बताइए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसे सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पर इथाइल को सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। सो बच्चों ये क्या था, करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। What is sum of bond order of CO and NO+? CO and NO+ दोनों में ही हम देख सकते हैं कि ये 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और इनके लिए डायरेक्टली MOT के अनुसार भी बताया जाता है और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अनुसार भी बताया जाता है कि ये डायरेक्टली बच्चों को याद भी रहा होगा कि CO में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। यहाँ पर CO में बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा और वही बॉन्ड ऑर्डर किस में होगा, NO+ में। लेकिन हमें यहाँ पे सम बताना है, सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर्स, तो हम कह सकते हैं कि 3 + 3 तो वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो दैट शुड बी वेरी इजी क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाइल फ्रॉम अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर कि उसका एक स्टेटमेंट और दे रखा है कि सॉलिड बोरोन हैज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो ये भी एकदम इजी क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों के लिए, एकदम थ्योरी बेस्ड सवाल है। जब बोरोन फैमिली पढ़ाई जाती है तो उसमें बताया भी जाता है कि बोरोन का वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि बोरोन आइकोसाहेड्रल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होगा ड्यू टू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि अपन देख पा रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं जिसकी n की वैल्यू फोर है और s की वैल्यू हाफ है। क्लियर है। देखिए अगर हमारा n फोर है तो यहाँ जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L आती है वो 0, 1, 2 और 3, मतलब हमारे पास 4 सबशेल होंगे। अगर हम S शेल की बात कर रहे हैं, वो कौन कौन से सबशेल होंगे, वो होंगे हमारा 4S, 4P, 4D एंड 4F। अगर अपन 4S की बात कर रहे हैं, 4S में हमें एक ऑर्बिटल मिलेगा, 4P में अपन को मिलने वाले हैं 3 ऑर्बिटल, 4D में अपने को मिलने वाले हैं 5 ऑर्बिटल्स और 4F में 7 ऑर्बिटल्स। क्लियर है। अब हमें S की जो वैल्यू है, S की वैल्यू हमें सिर्फ क्या चाहिए, प्लस हाफ, मतलब 1 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें एक की स्पिन प्लस हाफ होगी, दूसरे की माइनस हाफ होगी, बट अपने को सिर्फ प्लस हाफ वाले ही पिक करने हैं। तो इसका मतलब आइदर आप इनको क्लॉकवाइज फिल कर दो या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके चलते अगर अपन देखें जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही हमारे पास S = प्लस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो टोटल ऑर्बिटल्स काउंट कर लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 इट इज इक्वल टू 16। तो इससे अपने जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। राइट। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर अपन बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। सारे के सारे हैलोजन गिवन है, रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत अच्छे से अपन ने इन रूल्स को कवर कर रखा होता है। और जब हम हैलोजन्स को कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने होते हैं तो अगर डिस्कस करते हैं, तो अगर अपन हैलोजन्स की बात कर रहे हैं
सो हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में जो आपको बताया जाता है कि ये -1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। बट जब अपन बात करते हैं फ्लोरीन की, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो जब ये कंबाइंड स्टेट में होगा तो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, दैट इज -1। सो फ्लोरीन आपका, जैसे कि मैंने बताया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसके चलते ये आपको सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट कंबाइंड स्टेट में शो करेगा, वो क्या रहेगा, -1। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फ्लोरीन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये सिंपल स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट से लिया गया ये क्वेश्चन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हमें पता है और हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मीथेन की कंबस्शन हुई है, उसका अमाउंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एक हाइड्रोकार्बन की जो जनरल इक्वेशन हमें बताई जाती है, इनफैक्ट रेडियोमेट्री में भी हमें बताई जाती है कि एक हाइड्रोकार्बन की जब कंबस्शन होती है तो उसकी कंबस्शन की इक्वेशन होती है CxHy + O2। O2 का जो कॉफिशिएंट रहता है x + y/4, it will give you x CO2 + y/2 H2O। इन जनरल इसका जो फिजिकल स्टेट, ये गैस रहता है, ये भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेस रहता है, और ये लिक्विड। ये ईडियोमेट्री में भी हमें बहुत अच्छे से बताया जाता है, राइट। फिलहाल बहुत सिंपल सी इक्वेशन है हमारे पास, जो कंबस्शन दे रखी है, अपन ने कंबस्शन करनी है CH4 की। तो CH4 इसका कोफिशिएंट देखें तो 1 + 4/4 इट वुड बी 2 2O2, इट विल गिव यू CO2 + 2H2O। इनका फिजिकल स्टेट मेंशन कर देते हैं। मीथेन गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड अगेन गैस, और यहां पर H2O अपन लिक्विड लेंगे। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपन को अमाउंट पता है और अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं मीथेन का अमाउंट। तो देखिए अपन सिंपल स्टोइचियोमेट्री है, जितने मोल मीथेन के कंज्यूम हो रहे हैं इस रिएक्शन में, उतने ही मोल CO2 के प्रोड्यूस होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 विल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अब क्योंकि हमें मास गिवन है, मास से नंबर ऑफ मोल्स को कैसे इक्वेट कर सकते हैं, इट इज वेरी इजी स्टूडेंट्स। तो 22 को डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से, और जहां तक मीथेन का सवाल है, अगर इसका मास x अज्यूम कर लिया जाए, मोलर मास मीथेन का कितना होता है, 16, राइट। छोटी सी कैलकुलेशन है, अगर आप ध्यान देके, बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन है। इसको जब अपन करेंगे x = 16/2, इट वुड बी 8 ग्राम। तो एक बेसिक स्टोइचियोमेट्री की प्रॉब्लम मोल कॉन्सेप्ट्स में से पूछी गई है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर दिया था करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा ABCDE करके क्या है बच्चों, कंपाउंड्स दिए हुए थे, और यहाँ पर हमें निकालना क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी थी, एसिडिक ऑर्डर निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, जैसे बच्चों हम लोग एक कंपाउंड ले लेते हैं, फिनॉल को ले लेते हैं, होगा ये बच्चों कि यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या चेक करते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, H+ को क्या करना है बच्चों, रिमूव करना है, यहाँ से H निकाल दिया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उतना ही अच्छा क्या माना जाता है, एसिड माना जाता है। तो यहाँ पर ये बच्चों क्या कर रहा है, रेजोनेंस, तो ये बच्चों क्या होता है, एसिडिक होता है। तो बच्चों इस तरीके से सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, और इसको हमको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो देखिएगा सबसे पहला जो है बच्चों आपका AOHNO2 OHOMe OHNO2 NO2
OH और यहां पर क्या है बच्चों लास्ट, ये हो गए। अब देखिए बच्चों यहां पर हम सॉल्व करते हैं, ये क्या था बच्चों, A B C D एंड E। यहां पर बच्चों देखिएगा H क्या होगा, रिमूव होगा बच्चों, यहां से H रिमूव हो गया और क्या बन गया आपका, माइनस आ गया। H रिमूव किया माइनस आया, H रिमूव किया माइनस आया, H रिमूव किया माइनस आया, H रिमूव किया क्या बच्चों, माइनस आया। तो यहां से आपने क्या किया, H निकाल दिए। अब यहां पर बच्चों सिंपल कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो NO2 होता है बच्चों बेंजीन रिंग में कौन सा इफेक्ट लगाता है, बेंजीन रिंग में NO2 का लगता है क्या बच्चों, माइनस M। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। अब एक चीज ये बताइए बच्चों, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये स्टेबल होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि NO2 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है बच्चों, माइनस M, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होते हैं जब कैसे ग्रुप लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब बच्चों एक चीज ये बताइए, जो OMe है ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है आपका, प्लस M इफेक्ट लगा रहा है। कौन सा इफेक्ट लगा रहा है बच्चों यहाँ पर, प्लस M। ये बच्चों NO2 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, माइनस M बच्चों। बट ये वाला जो ग्रुप होता है यहाँ पर ऑर्थो पे जो लगा हुआ है, ये लगाता है ओनली क्या, माइनस I, ड्यू टू क्या बच्चों, यहाँ पर हम बोलते हैं SIR इफेक्ट की वजह से। लेकिन बच्चों एक चीज ये समझिएगा, कंपैरिजन करें यहाँ पर तो NO2 ये लगा, NO2 यहाँ पे लगा बच्चों, ये माइनस M भी लगा रहा और क्या लगा रहा, माइनस I भी लगा रहा, तो ज्यादा खींच रहा होगा या नहीं खींच रहा होगा। तो बच्चों ये बताइएगा सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा कौन सा होगा आपका, C होगा। फिर देन कौन आएगा बच्चों, A आएगा। ओके अब बच्चों अगर कंपैरिजन करें किसमें, B और क्या, D में, तो B और D में कंपैरिजन कैसे होगा बच्चों, ये तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है बच्चों, दे रहा है। तो ये बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी, कम हो जाएगी। तो बच्चों कौन सा चला जाएगा, फिर यहां पर D होगा, फिर कौन सा होगा बच्चों, B, और बच्चों लास्ट में क्या आएगा, आपके अल्कोहल जो है बच्चों वो सबसे लास्ट में जाएंगे। तो ये बच्चों क्वेश्चन समझ में आए, बहुत इजी क्वेश्चन था एसिडिक स्ट्रेंथ का। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, और उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पूछा है। मैग्नेटिक बिहेवियर हम जानते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। और अब यहाँ पे ये भी सवाल एकदम इजी बेस्ड सवाल होना चाहिए बच्चों के लिए, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आयरन 2+ का कॉम्प्लेक्स दे रखा है हमें, और आयरन 2+ में हम देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है 3d6 टाइप का। चूंकि यहाँ पर H2O वीक फील्ड लिगेंड भी है, WFL है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस प्रकार बनेगा, जिसमें 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये 6। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पर पहले वाले कॉम्प्लेक्स में यानी P में। अगर हम Q की बात करें तो यहाँ पर वेनेडियम +2 में है, और वेनेडियम +2 में उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा 3d3, क्योंकि स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 उसका एटॉमिक नंबर हुआ, तो 3d3 4s2 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 3d3। और यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनों को तो हम T2G में 1 1 1 करके ही डालेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कितने, 3। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखेंगे R कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आयरन इस वाले कॉम्प्लेक्स में आयरन किस में है, +3 में है, +3 में है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3d5। और चूंकि फ्लोरीन यानी फ्लोराइड जो है वो वीक फील्ड लिगेंड ही है, तो अगेन हम देखेंगे कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे T2G और EG में वो एक एक करके ही होगा, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5 आ गए। तो हम देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है हमें, और जैसे ऑप्शन हमें दे रखे हैं तो सबसे ज़्यादा हमें R वाले में दिखाई दे रहे हैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और R वाला ऑप्शन केवल एक ही है यहाँ पर जिसमें हाईएस्ट R का दे रखा है। R का होगा, देन जाहिर सी बात है कि P का होगा, एंड देन Q का होगा, ठीक है, 5 4 3। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। सो बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था बच्चों, ये कंपाउंड दिए था और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ये कंपाउंड कैसा है, असाइक्लिक है, साइक्लिक है बच्चों, बेंजोइड है और क्या है, नॉन बेंजोइड है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये कि मेरे को लग रहा है कि बच्चों ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को क्या छोड़ा होगा। ये बहुत ही बच्चों इजी क्वेश्चन है। ये बच्चों सभी को दिख रहा है कि ये कैसा कंपाउंड है बच्चों, साइक्लिक है, रिंग फॉर्मेशन है या नहीं, क्या बच्चों असाइक्लिक कंपाउंड है क्या, असाइक्लिक क्या होते हैं जिनमें रिंग नहीं होती है। बेंजोइड मतलब क्या होते हैं बच्चों, बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड। नॉन बेंजोइड क्या होते हैं बच्चों, नॉन बेंजीन क्या कंटेनिंग कंपाउंड। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड है या नहीं है, समझ में आया या नहीं। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चला जाएगा बच्चों, ये कैसा कंपाउंड है, एक साइक्लिक
कंपाउंड है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था बच्चों, यहाँ पर क्या है 3 मिथाइल क्या है हेक्स 2 इन रिएक्ट विथ HBr और क्या बच्चों पेरोक्साइड। अब बच्चों मेरे को ये देखकर बताइएगा ये जो पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कौन सा बच्चों रूल लगाते हैं हम लोग, ये एंटी मार्कोनिकोज क्या होगा एडिशन होगा। कौन सा होगा बच्चों, एंटी मार्कोनिकोज एडिशन, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ क्या होता है पेरोक्साइड। तो ये हमें यहाँ पे समझ में आ गया कौन सा कराना है, एंटी मार्कोनिकोज क्या कराना है, एडिशन कराना है। अब बच्चों यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं क्या है 3 मिथाइल हेक्स क्या है बच्चों 2 इन है, तो हेक्स बना लेते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 और क्या बच्चों 6 और यहाँ पर 3 और बच्चों यहाँ पर ये आ गया डबल बॉन्ड। अब बच्चों यहाँ पर क्या है HBr क्या पड़ा हुआ है HBr और क्या है बच्चों पर ऑक्साइड। अब बच्चों आप लोगों को पता होता है कि एंटी मार्कोनिको एडिशन में वहां पर हम क्या बच्चों Br लगाते हैं जहां पर क्या होता है बच्चों लेस क्या होता है सब्स्टिट्यूटेड होता है। ओके तो बच्चों Br किधर लगाओगे, ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड पे क्या करते हैं बच्चों मार्कोनिको लगाते हैं और कम सब्स्टिट्यूटेड पे क्या लगाते हैं एंटी मार्कोनिको Br। तो बच्चों यहाँ पर आपने Br लगा दिया। अब बच्चों यहाँ पर ये पूछा गया था स्टीरियो आइसोमर ऑफ कंपाउंड ए, ये जो कंपाउंड ए बना है बच्चों इसके स्टीरियो आइसोमर बताइए। तो बच्चों एक चीज़ ये बताइएगा दिस कंपाउंड इज कायरल, ये कायरल है या नहीं है, पहले ये बताओ ये वाला जो कार्बन है आपका कायरल है या नहीं। ये कायरल है क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर Br लगा है और ये क्या लगा है CH3 लगा है और ये क्या लगा है H लगा है और यहाँ पर डिफरेंट दिस इज कार्बन इज कायरल। अगले बच्चों कार्बन की तरफ जाएं तो यहाँ पर क्या है बच्चों CH3 है, कार्बन है और क्या बच्चों हाइड्रोजन है, ये एक ग्रुप लगा है और ये एक ग्रुप लगा। तो बच्चों यहाँ पर चारों ग्रुप क्या है डिफरेंट है या नहीं है, तो बच्चों 2 कायरल है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं बच्चों 2। अब ये बताइए अगर नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2 है तो बच्चों स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे बच्चों 2 दी पावर क्या होता है n, तो 2 दी पावर 2 मतलब कितना हो गया बच्चों 4। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे बच्चों स्टीरियो आइसोमर्स, तो आंसर था करेक्ट क्या बच्चों यहाँ पर 4 आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये बातें हम बच्चों को बहुत इजी वे में बताते भी है कि भाई लेंथेनाइड्स के अंदर से जो है खूब सवाल पूछे जाते रहते हैं, मतलब हर पेपर में एक ना एक सवाल आपको मिल जाएगा। कभी वो मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ये हम देख रहे हैं कि लेंथेनाइड सीरीज से हैं और चूंकि इससे डेफिनेटली सवाल आना होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का साल दर साल जैसा हम देख रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर बच्चों को ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से रटाए भी जाते हैं, बताए जाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके आप इनको याद रख सकते हो। तो डेफिनेटली हमको यहाँ पे पता रहना चाहिए कि लेंथेनाइड्स जो है, लेंथेनाइड्स सीरियम से लेकर के लुटेटियम तक जाते हैं। अगर हम देखेंगे तो लेंथेनाइड्स जो है, लेंथेनॉइड्स के जो 14 एलिमेंट्स होते हैं वो सीरियम 58 से लेकर के लुटेटियम 71 तक जाते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इससे पहले जो नोबल गैस भरी हुई है वो कौन है, जिनोन। तो जिनोन 54 हो जाता है। फिर इसमें हम देखेंगे कि ये 6th पीरियड के एलिमेंट है तो 6s का भरना होगा, फिर 5d का भी भरना होता है और 4f का भी भरना होता है। पॉइंट ये है कि जब हम इन बच्चों को इन बातों को बताते हैं तो ये बताते हैं कि 6s सभी में फुली फिल्ड होगी। 5d में जो इलेक्ट्रॉन है वो पहली पोजीशन पे, 64th पोजीशन पे और 71th पोजीशन पे, यानी एकदम पहले, एकदम लास्ट में और एक बीच में 64th पोजीशन पे 5d में इलेक्ट्रॉन होता है, अदरवाइज 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 60th एलिमेंट है, तो 60th एलिमेंट है तो d में तो इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, हमें 60 इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब किताब लिखना है। तो 54 तो ये जिनोन पे ही हो गए, फिर 2 यहाँ पर डाल दिए 56 हो गया, उसके बाद में बचे 4 तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। तो 50 यानी कि कितने हो गए 60 हो गए। तो यहाँ पर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा इसका, जिनोन 54, 4f4, 5d 0 एंड 6s2। तो ये भी इजी सवाल होना चाहिए उस हिसाब से। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों क्लास में हम लोग बहुत ज़्यादा क्या है स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये अप्रॉक्सीमेट कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि एरोमेटिक आप कंपाउंड पहचानिए, कितने एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखिएगा, या बच्चों ये बताइए क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्या?
बोलिए बच्चों, क्या ये सारा का सारा सिस्टम कॉन्जुगेशन में दिस कंपाउंड इज नॉट क्या बच्चों, एरोमेटिक। तो ये क्या बच्चों आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ओके, ये क्या बच्चों आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला वाला जो है बच्चों, यहाँ पर देखिएगा ये क्या है बच्चों, आपकी बेंजीन रिंग है या नहीं है। अगर बच्चों एक भी बेंजीन रिंग होती है तो कंपाउंड शुड बी क्या, एरोमेटिक। अगर बच्चों बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज ये बताइए कॉन्जुगेशन क्या हो गया, ब्रेक हो गया, क्योंकि ये क्या है डबल सिंगल डबल डबल सिंगल क्या आ गया, डबल। तो दिस इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। अगर बच्चों इसकी बात करें तो होता ये है कि बच्चों अगर कहीं पर भी एक भी बेंजीन रिंग है और कॉन्जुगेशन दूसरी रिंग नहीं है, तो इस बेंजीन के रिंग पे हम क्या बोल देते हैं, दिस कंपाउंड क्या है बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड। सो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हाईएस्ट क्या होगा, इनॉल परसेंटेज किसका बनेगा। सो बच्चों ये बताइएगा हमें क्या करना होता है जब इनॉल का फॉर्मेशन करना होता है। तो सिंपल सा बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें करना ये है कि क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, यहाँ पर H हटाएंगे बच्चों। यहाँ पर क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब बच्चों एक चीज़ ये बताइएगा, एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पर है, जैसे मैंने बच्चों यहाँ पर टॉटोमराइजेशन कराते हैं और यहाँ से बच्चों क्या किया, मैंने H को रिमूव किया। अगर बच्चों यहाँ से H को रिमूव किया तो बच्चों एक चीज़ ये बताइएगा नेगेटिव चार्ज बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, बन गया, फॉर्मेशन हो गया किसका, नेगेटिव चार्ज का। अब बच्चों ये क्या करेगा, रेजोनेंस। सो यहाँ पर क्या हो गया, रेजोनेंस। रेजोनेंस करते हुए बच्चों यहाँ पर कहाँ पहुँच गया, O माइनस डबल बॉन्ड। अच्छा एक चीज़ ये बताइएगा बच्चों, ये जो बेस था OH माइनस था, ये H लेके गया था, तो यहाँ से क्या रिमूव हुआ था, वाटर रिमूव हुआ था या नहीं हुआ था। अब एक चीज़ ये बताइएगा बच्चों, वाटर पड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, यहाँ से H क्या करेगा बच्चों, ले लेगा। अगर यहाँ से H ले लिया तो बच्चों कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। अब एक चीज़ ये बताइएगा बच्चों, क्या ओनली यही होगा क्या, एक्सेस में अगर आपने ले लिया, इसे क्या ले लिया, एक्सेस में अगर ले लिया, अगर बच्चों क्या किया आपने, एक्सेस में अगर ले लिया तो क्या होगा, ये क्या करेगा, फिर से समझिएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 1 मोल हो गया, ये 1 मोल का फॉर्मेशन हो गया OH। अब बच्चों नेक्स्ट मोल ऐसा भी तो आप कर सकते हो, यहाँ पर भी तो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी क्या है बच्चों, हाइड्रोजन है। तो यहाँ से H निकलेगा बच्चों, डबल बॉन्ड आएगा और ये क्या बन जाएगा, OH। यहाँ से क्या होगा, H निकलेगा और डबल बॉन्ड, ओ बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और क्या बन जाएगा, OH। तो बच्चों इसको सिंपली कुछ इस तरीके से बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अब एक चीज़ ये बताइएगा बच्चों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर कंपाउंड कैसा हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। जैसे बच्चों ये कीटो क्या था, नॉन एरोमेटिक, बट कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक, जिसकी वजह से ये क्या होती है बच्चों, इसकी जो परसेंटेज इनॉल होगी सबसे क्या होगी, हाईएस्ट होगी, क्योंकि इन अदर कंपाउंड्स में ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जो कि क्या बन जाए आपका, एरोमेटिक क्या हो जाए, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 शुड बी क्या बच्चों, करेक्ट। ओके चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर। तो पोलर तो यहाँ पे जैसा साफ दिखाई दे रहा है कि ये सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल हो गया, रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो इसमें म्यू नेट 0 हो जाएगा। CO2 लीनियर शेप हो गया, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन CH3Cl जो कि एकदम देखते ही होने वाला सवाल है, तो इसको भी हम देख सकते हैं कि सेकंड आंसर हो जाएगा पोलर। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या था बच्चों, इन्होंने ये बोला था कि हाउ मैनी आर क्या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इन अ बेंजीन। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, बेंजीन पे क्या किया कि इन्होंने किसको लगा दिया बच्चों, इन क्या है बच्चों, कंपाउंड्स को लगा दिया बेंजीन में। जैसे बच्चों आप समझिएगा ये बेंजीन है, ओके, और यहाँ पर क्या लगा दिया, OH लगा दिया। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो OH है ये बेंजीन रिंग में बच्चों क्या मेटा डायरेक्टिंग बनाएगा या नहीं प्रोडक्ट। सो अब आप खुद बताइएगा बच्चों, जो OH होता है इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस M, तो ये बच्चों तो इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन रिचर साइड कौन सी हो गई बच्चों, आपकी ऑर्थो हो गई, एंड क्या हो गई बच्चों, पैरा। तो ये ऑर्थो एंड क्या हो गया बच्चों, पैरा क्या हो गया, एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। तो बच्चों डीएक्टिवेटिंग कौन से होंगे, जो कि क्या शो करे, -I या -M इफेक्ट शो करे या -H इफेक्ट शो करते हैं, वो क्या होते हैं आपके मेटा डायरेक्टिंग, या बच्चों ऑर्थो एंड पैरा बोलते हैं हम क्या, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर बोला गया है मेटा क्या, डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज ये बताइए, OH कौन सा इफेक्ट लगाता है आपका, +M।
Cn कौन सा इफेक्ट लगाता है बच्चों, बोलिए मल्टीपल बॉन्ड आते हैं तो बच्चों ये कौन सा इफेक्ट लगाता है, -m, तो C ट्रिपल बॉन्ड N। बच्चों ये बताइएगा C डबल बॉन्ड OR कौन सा इफेक्ट लगाता है, ये भी लगाता है क्या, -m। COH बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लगा दिया तो ये भी क्या लगाएगा, -m। अब आते हैं बच्चों किसमें, OCH3। OCH3 बच्चों क्या करेगा, अपने लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। तो बच्चों ये बताइए ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, +m। इसके पास क्या है बच्चों, लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या बेंजीन रिंग की तरफ दे देता है। CH3 बच्चों कौन सा इफेक्ट लगाएगा, CH3 लगाएगा बच्चों या +H और क्या +I। अगर बच्चों बात करें नेक्स्ट है NHC डबल बॉन्ड OCH3, तो बच्चों ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ये भी अपने लोन पेयर क्या करेगा, बेंजीन रिंग को देगा। तो ये ग्रुप भी बच्चों कौन सा लगाता है आपका, +m इफेक्ट। अब बात करें किसकी, NO2 की, किसकी बात करें, NO2 की, तो ये क्या होगा, N डबल बॉन्ड O। बच्चों ये बताइए बच्चों यहाँ पर ये क्या करेगा बच्चों, कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -m। तो यहाँ पर बच्चों कितना आंसर आएगा, तो -m जो इफेक्ट लगाते हैं या -I इफेक्ट लगा रहा है या -H इफेक्ट जो लगाते हैं वो कौन से होते हैं, आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो आएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 4 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगेन इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी रिडॉक्स रिएक्शन से पिक किया गया है। इसमें अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है सल्फर का। अगर अपन सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो हमें जो भी दिए हुए स्पीसीज हैं उसमें आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 होगा। तो चलिए एक एक करके इनको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। अगर पहला देखें तो H2S2O7, आपको जैसे कि पता है कि H2S2O7 जो है इसे अपन बोलते हैं ओलियम। क्या कहते हैं, ओलियम। और ओलियम में अगर अपन यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 × +1 +2 × X +7 × -2 = 0। सिंप्लीफाई करके जो X आया इट इज +6। तो यहां पर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, बट अपने को आइडेंटिफाई क्या करना है, अपने को आइडेंटिफाई करना है कि किस स्पीसी में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, राइट। तो देखिए अगर अपन सेकेंड केस में जाएं, सेकेंड केस में H2SO4 इट इज सल्फ्यूरिक एसिड गाइस। तो सल्फ्यूरिक एसिड में अपने को सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आइडेंटिफाई करना है। सो अगर अपन कैलकुलेट करें 2 × +1 +X +4 × -2 = 0। X को यहां से अगर सिंप्लीफाई करें इट वुड बी +6। तो अगेन यहां पर भी +6 आया, बट अगेन मैं दोबारा बता रहा हूं अपने को आइडेंटिफाई करना है कि जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का कितना आ रहा है, +4। तो थर्ड जो स्पीसी है वो अगर देखें तो दिस इज SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में अगर हम सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट को आइडेंटिफाई करें तो ध्यान से देखें X +3 × -2 = 0। सो X = +6। अगेन कितना आया, +6। एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये हमारा आ रहा है SF4। तो SF4 में अपन को सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आइडेंटिफाई करना है। तो अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आइडेंटिफाई करें सो X +4 × -1 = 0। सो X की वैल्यू आ गई +4। देखिए हमें अपना पहला स्पीसी मिल गया है जहां पर सल्फर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो कर रहा है, +4। और जो नेक्स्ट स्पीसी है बेरियम सल्फेट, आप देख सकते हो बेरियम सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है। अगर हम बेरियम को सेपरेट करें और सल्फेट को सेपरेट करें तो हम इजीली सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से आइडेंटिफाई कर लेंगे। आप देख पा रहे हो यहां पर अगर देखें X +4 × -2 = -2। सो फाइनली X = +6, राइट। तो देखिए जो 5 के 5 स्पीसीज हमें गिवन थे उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट करना था, +4 किसमें है। तो अगर ध्यान से देखें हमें एक ही ऐसा स्पीसी मिला जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, राइट। तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 1। हमें एक ही ऐसा स्पीसी मिला
जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना आ रहा है +4। राइट गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ही इजी है। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में ये पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या स्ट्रॉन्गेस्ट क्या ब्रॉन्स्टन बेस। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि बच्चों सबसे बेसिक क्या है बच्चों कंपाउंड बताइए, सबसे बेसिक कौन होगा। तो बच्चों हम लोगों ने ये अच्छी तरीके से क्या स्टडी किया हुआ है कि बेसिक स्ट्रेंथ तब इंक्रीज होती है जब क्या होता है बच्चों लोन पेयर की डेंसिटी क्या हो बढ़ती है। लोन पेयर की अगर डेंसिटी क्या होती है कम होती है तो वो क्या होता है बच्चों कम बेसिक होता है। तो अब मेरे को बच्चों ये बताइएगा जैसे ये बच्चों एनिलीन है इसका लोन पेयर क्या होगा बच्चों रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा। और बच्चों ये बताइएगा इसका लोन पेयर क्या होगा इधर पे भी जा रहा होगा और इस बेंजीन रिंग में भी जा रहा होगा। अब बच्चों इसको बताइएगा तो ये भी तो बच्चों क्या करा रहा है रेजोनेंस करा रहा है और ये एक ऐसा कंपाउंड एरोमेटिक है तो ये हाईली क्या कर रहा होगा बच्चों रेजोनेंस कर रहा होगा बच्चों। बट यहाँ पर एक चीज ये बताइएगा ये तो क्या है लोकलाइज्ड है, ये सारे क्या है डिलोकलाइज्ड है। और बच्चों यहाँ पर क्या लग रहा है आपका प्लस आई भी लग रहा है जिसकी वजह से बच्चों ये क्या होगा कंपाउंड क्या होगा सबसे ज्यादा क्या होगा बेसिक होगा। इसलिए बच्चों विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर ये पूछा गया था SN1 और SN2 के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, रिटेंशन होते हैं, इन्वर्जन होते हैं या क्या होते हैं रेसमाइजेशन होते हैं। सो बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जैसे SN1 रिएक्शन की तो SN1 रिएक्शन में एक चीज़ ये बताइएगा जैसे ये है CH3 बच्चों यहाँ पर क्या है C2H5 यहाँ पर क्या है H मान लो यहाँ पर क्या लगा दिया Cl और बच्चों यहाँ पर क्या डाल दिया H2O। अब होता ये है कि बच्चों यहाँ पर क्या होगा CH3 और ये क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आ जाएगा क्या OH। ओके सो बच्चों एक चीज ये बताइएगा जो आपकी SN1 रिएक्शन होती है इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा बच्चों कार्बोकेटाइन का क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर ये बच्चों बताओ ये कार्बोकेटाइन का अगर फॉर्मेशन होगा तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा sp2 होगा। sp2 जो होता है ये कैसा होता है ट्राई गोनल प्लेनर। अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो एक चीज समझिएगा कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल है मान लो ये ऐसा है तो बच्चों ये बताइएगा जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और कहाँ से कर सकता है नीचे की तरफ से भी कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या आएंगे आपके दो प्रोडक्ट आएंगे इन्वर्जन भी होगा और क्या होगा बच्चों रिटेंशन भी होगा। तो SN1 में क्या होता है बच्चों इन्वर्जन भी होता है और क्या होता है रिटेंशन भी होता है। लेकिन यहाँ पर ये बोला जाता है कि इन्वर्जन क्या होता है ज़्यादा होता है किससे रिटेंशन से। इन्वर्जन ज़्यादा होता है किससे बच्चों रिटेंशन से। ओके तो अब ये बताइएगा अगर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो रहे हैं तो हम यहाँ पर वर्ड क्या यूज करते हैं पार्शियल रेसमाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होगा रेसमाइजेशन मतलब क्या होता है रेशमिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये किस में होता है SN1 में। अब बच्चों अगर बात करें हम लोग किसकी SN2 की बात करें तो SN2 में क्या होता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट आता है। ओके तो अगर मैं बात करूं किसकी SN2 की मान लो CH3H यहाँ पर क्या है बच्चों OH माइनस। ओके और ये Cl तो होगा ये कि बच्चों ये क्या करता है बैक साइड से क्या करता है अटैक करता है और Cl क्या होगा बच्चों बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है इन्वर्जन होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चला जाएगा क्या बच्चों पहला ऑप्शन जाएगा SN1 क्या है इन्वर्जन है नहीं। SN1 क्या होता है बच्चों रेसमाइजेशन होता है और SN2 बच्चों कैसा होता है आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर विच ऑप्शन इज करेक्ट सेकेंड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सही जाएगा। लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन था। लिक्विड सॉल्यूशन में विच थिंग अकर इन नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ तो देखिए राउल्ट्स लॉ में नेगेटिव डेविएशन के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। एनसीईआरटी की एक शानदार एग्जांपल अपन कवर करेंगे जो दे रखी है कि नेगेटिव डेविएशन में जो एग्जांपल कवर की जाती है वो कवर की जाती है कि अगर अपन क्लोरोफॉर्म CaCl3 और एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 को मिक्स करें
तो अपने को जो नॉन आइडियल सोल्यूशन मिलेगा वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। चलिए देखते हैं। देखिए नेगेटिव डेविएशन में होता क्या है कि ए बी इंटरेक्शन डोमिनेट कर जाती है ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन को। जैसे कि यहां पर अपन देख पा रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म इंडिपेंडेंटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एंगेज नहीं हो सकता, एसीटोन इंडिपेंडेंटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एंगेज नहीं हो सकता, लेकिन जब दोनों को मिक्स किया गया तो क्या हुआ उस चीज को देखते हैं। कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन को लगा हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर पोजीशन वाइज देखें फ्लोरीन ऑक्सीजन के बाद जो थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है क्लोरीन। जो क्लोरीन अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बन पे डिस्टॉर्शन शो करेगा, कार्बन पे बहुत सारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसके चलते ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ पुल करेगा तो हाइड्रोजन पे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया, जिसके चलते हाइड्रोजन जो है हमारा यहाँ पर एक पोलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो चुका है। राइट गाइस। और जैसे ही एसीटोन का ऑक्सीजन इस पोलर हाइड्रोजन के पास आता है तो यहां पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते होगा क्या, ये आपकी आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते होगा क्या कि जो ए बी इंटरेक्शन है, ए बी इंटरेक्शन वो डोमिनेट कर जाएगी किसके, ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शंस। अब उससे क्या हुआ, इंटरेक्शन लेवल स्ट्रॉन्ग होने से एस्केपिंग एबिलिटी कम हो गई, जिसके चलते यहां पर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि अगर लिक्विड का या किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाए तो उसको बॉयल होने के लिए उतना ही ज़्यादा को हीटअप करना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ जाएगा। तो इस केस में अपने को क्लियर है कि यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल इंक्रीज। तो चलिए देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन इज थर्ड वन। स्टूडेंट जैसे कि आप देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में अपने को डेटा गिवन है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। इसमें अपने को डेटा गिवन है कि एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें HI डिकम्पोज हो रहा है किसमें, H2 और I2 में, और अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। राइट। दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं, आप देख पा रहे हो, एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2, जिसमें HI की कॉन्सेंट्रेशन को वेरी किया गया है और जिससे रेट अफेक्ट हो रहा है और अपने को ऑर्डर फाइंड आउट करना है। राइट। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मान लीजिए रेट लो एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू के HI की कॉन्सेंट्रेशन की पावर x अज्यूम कर लेते हैं। अगर दोनों एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 को कंसिडर किया जाए, रेट 1 अपॉन रेट 2 इज इक्वल टू, जो कि 7.5 इंटू 10 डेज पावर -4 से 3 इंटू 10 डेज पावर -3 हो चुके हैं। और ये आपका क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट है तो रेशो में के कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो HI की कॉन्सेंट्रेशन 1 अपॉन HI की कॉन्सेंट्रेशन अपन 2 ले लेंगे कि होल पावर x। अब HI की कॉन्सेंट्रेशन जो एक्सपेरिमेंट 1 की थी वो 0.05 थी और ये 0.005 से 0.01 हो चुकी है और इसकी होल पावर x। राइट। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो अगर इसको कैंसिल आउट किया जाए तो इट वुड बी 1/4, और ये आपका अगर देखें सो 1/2 की पावर x। तो यहां से जो x की वैल्यू अपन सॉल्व करके मिलेगी वो आ गई 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन। रेट इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन अपन ने ये अज्यूम कर रखी है, इनिशियल रेट मेथड पे क्वेश्चन था जिससे अपन इजीली ऑर्डर को डिटरमाइन कर पा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 मोल्स है हमारे पास, एक आइडियल गैस के 300 केल्विन पे आइसोथर्मली एक्सपैंड करा, 30 डेसीमीटर क्यू से 45 डेसीमीटर क्यू एक्सपेंशन हो रही है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है गाइस, और ये कांस्टेंट प्रेशर में हो रही है। मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि ये जो आपका प्रोसेस का नेचर होगा वो होगा इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। और दूसरी चीज कि क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, जो डेल्टा यू होगा दैट वुड बी 0। अगर यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया जाए तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू 0 है जिससे अपन देख पा रहे हैं क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू, और हमें इरिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क की रिक्वायरमेंट है। उसने हीट कितनी ट्रांसफर हुई है उसके बारे में पूछा गया है, तो बहुत ही आसान है। आप देख पा रहे हो कि इरिवर्सिबल वर्क का हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता होता है कि माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। क्लियर है? तो ये आपका एक तरीके से पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। एक्सटर्नल प्रेशर कितना गाइस? 80 किलो पास्कल, मींस 80 इंटू 10 रेज़ पावर 3 पास्कल। और अगर वॉल्यूम देखें 45 मीटर क्यूब तक एक्सपेंशन हुई है, तो यहां पर फाइनल वॉल्यूम आपका 45 माइनस 30, इसको अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया जाए तो 10 रेज़ पावर माइनस 3। तो अगर इसको फाइनली सॉल्व कर लिया जाए तो ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है। 15 इंटू 80 इट वुड बी 1200 जूल, क्योंकि आंसर अपने को ऐसा यूनिट जूल में देना है, तो आंसर आ गया 1200, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा फैराडे लॉ पे बेस्ड है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पिक किया गया है। जो टॉपिक रिमूव किए गए थे वहां से सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ये आप यहां पर देख पा रहे हैं कि दी मास ऑफ सिल्वर डिस्प्लेसेस बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डिस्प्लेसेस दिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए हमें एक चीज क्लियर है कि अगर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट है, कोई भी सब्सटेंस है जो डिस्प्लेस या फिर इवॉल्व होगा, उसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या रहेंगे? सेम। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर will equal to number of gram equivalent of what? Oxygen. So number of gram equivalent silver किसके इक्वल होगा? number of gram equivalent oxygen। और ये क्या होता है आपका वैलेंस फैक्टर into number of moles of silver that will equal to valence factor of oxygen into number of moles of oxygen। तो सिल्वर का मास अगर x सेलेक्ट कर लें तो इसका मोलर मास 108, इसका वैलेंस फैक्टर 1, इट विल इक्वल टू ऑक्सीजन का वैलेंस फैक्टर 4। और अगर वॉल्यूम से अगर अपन मोल फाइंड आउट करें 5600 अपॉन क्या आ जाएगा? 22400। थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर अपन यहाँ पर देखें, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इसके कैंसिल आउट होकर 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पर आप x इजीली कैलकुलेट कर रहे हैं 108 ग्राम।